नमस्कार साथियों, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिला दर्शन के अंतर्गत डूंगरपुर जिले की बात करेंगे। उसमें डूंगरपुर जिले से संबंधित सामान्य परिचय और महत्वपूर्ण तथ्यों की आज की क्लास हमारी होने वाली है। उदयपुर संभाग के अंतर्गत हमने उदयपुर की बात कर ली, चित्तौड़गढ़ की बात कर ली है, राजसमंद की बात कर ली है। आज हम डूंगरपुर जिले की बात करने वाले हैं। मतलब आज हमारा चौथा जिला इस संभाग का है। सभी साथियों को प्रणाम। जितने भी साथी लाइव आ चुके हैं, क्लास को एक बार लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। चौटन से प्रणाम, बिल्कुल प्रणाम। डूंगरपुर से गुरु प्रसाद जी मन्नत, प्रणाम आपको। चांबो जी की पावन धरा से प्रणाम। मेवाड़ की धरा से देवीलाल जी गुजर, आपको प्रणाम। जोगाराम जी कह रहे हैं चौटन से प्रणाम, बिल्कुल आप चौटन से क्लास लाइव देख रहे हैं। सभी साथियों को प्रणाम, सभी साथियों को राम राम, सभी साथियों को जय श्री कृष्णा। सभी साथी एक बार मिलकर के क्लास को शेयर कर दीजिए, फिर हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। त्रिपुरा सुंदरी की धरा से भी प्रणाम, भरतपुर से प्रणाम, बिल्कुल सभी को प्रणाम है, सभी को राम राम है। और आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले शुभंकर की हम बात करते हैं। इस जिले का शुभंकर क्या है? तो जांगिल, ये एक प्रकार का पक्षी होता है। इसके अलावा परिवहन कोड की हम बात करें, RJ12 इस जिले का परिवहन कोड है। प्राचीन नामों की यदि हम बात करें तो प्राचीन नामों में इसे डूंगरिया भील की ढाणी कहते हैं। डूंगरिया भील की ढाणी, या फिर हम इसे कह सकते हैं वागड़ प्रदेश का हिस्सा। वागड़ प्रदेश का हिस्सा, तो वागड़ प्रदेश का हिस्सा है ये। पूर्व में वागड़ प्रदेश था। इसका पूरा इतिहास हम देखेंगे कि वागड़ कैसे दो भागों में बटा, कैसे डूंगरपुर और बांसवाड़ा का विभाजन हुआ। भौगोलिक उपनामों की यदि हम बात करें तो भौगोलिक उपनामों में जो प्रमुख रूप से नाम आता है वो है पहाड़ों की नगरी। अब देखो यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया जाए, पहाड़ों व फव्वारों की नगरी किसे कहा जाता है? तो फाउंटेन एंड माउंटेन का जो शहर है वो उदयपुर को कहा जाता है। लेकिन यदि सीधा प्रश्न यहाँ पर आपको पूछ लिया जाए कि पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं, तो पहाड़ों की नगरी या नगर जो है वो बांसवाड़ा को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ है। क्षेत्रफल की यदि हम बात करें 3770 वर्ग किलोमीटर इस जिले का क्षेत्रफल है। जनसंख्या की यहाँ पर हम बात करते हैं 13.88 लाख यहाँ पर जनसंख्या है। साक्षरता की हम बात करें 59.5% यहाँ पर साक्षरता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लिंगानुपात की। हम यहाँ पर बात करते हैं लिंगानुपात जो है राज्य में सबसे ज्यादा इसी जिले का है 994। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं राज्य में सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो इस जिले का है। नेक्स्ट बात करते हैं हम जनघनत्व के बारे में। इस जिले का जनघनत्व कितना है? हाँ जी, तो हम जनघनत्व के बारे में बात कर रहे थे। जिले का जनघनत्व है 368 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। तहसीलों की हम बात करें, जिले में प्रमुख रूप से 4 तहसीलें हैं। उनमें कौन कौन सी तहसील है उनकी बात अभी हम कर लेते हैं। तो सबसे एक तहसील का नाम है डूंगरपुर, जो कि जिला भी है। और दूसरी तहसील की यदि हम बात करें तो दूसरी है सिमलवाड़ा, तीसरी है सागवाड़ा, चौथी है आसपुर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तहसीलों के संदर्भ में। तहसील कौन कौन सी है? पहली है डूंगरपुर, दूसरी है सिमलवाड़ा और इसके बाद में है सिमलवाड़ा के बाद में डूंगरपुर की बात कर ली, सिमलवाड़ा के बाद में आसपुर और एक आ जाता है सागवाड़ा। इसके अलावा यदि हम बात करें कि लोकसभा क्षेत्र कौन सा आता है, लोकसभा क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले का आता है। इसके अलावा हम बात करें विधानसभा क्षेत्र में, सिमलवाड़ा नहीं है, बाकी तीनों यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र है। तो विधानसभा क्षेत्र में डूंगरपुर, सिमलवाड़ा और सागवाड़ा, यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र 3 है। पड़ोसी जिलों की हम यहाँ पर बात करते हैं।
पड़ोसी जिलों में हम यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से पड़ोसी जिले हैं। तो ये रहा डूंगरपुर का मैप। इसके साथ में उदयपुर, डूंगरपुर और उदयपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की सीमा लगती है। चित्तौड़गढ़ की सीमा नहीं लगती है। प्रतापगढ़ के गठन से पूर्व चित्तौड़गढ़ की सीमा इस जिले के साथ लगती थी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पड़ोसी जिलों के अंदर। पहला जिला उदयपुर, दूसरा जिला प्रतापगढ़ और तीसरा जिला है बांसवाड़ा। ये जिले हैं जो इसके पड़ोसी जिले हैं। राज्यों की यदि बात करें हम तो डूंगरपुर का पड़ोसी राज्य कौन सा है? गुजरात। एग्जाम में जब भी प्रश्न आता था इनमें से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती है, उसमें यह ऑप्शन होता था डूंगरपुर जिले का। और यदि गुजरात के साथ सीमा लगने वाले जिलों में यदि पूछा जाए कि कौन से जिले की नहीं लगती है, उसमें अधिकांश ऑप्शन प्रतापगढ़ होता है, क्योंकि ये दक्षिणी जिले हैं और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अपने को यहीं पर होता है। बिल्कुल भीलवाड़ा की नगरी से प्रणाम, आपको प्रणाम। हाँ जी, तो बिल्कुल सभी को प्रणाम है। तो आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम बात करते हैं नेक्स्ट मैप के माध्यम से। हमने बात की कि कितने इसके पड़ोसी जिले हैं। ये 3 इसके पड़ोसी जिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख नदियों की बात करें। जिले में कौन कौन सी नदियां प्रमुख रूप से प्रवाहित होती है? तो सबसे पहले आता है सोम, माही और जाखम। ये 3 नदियां जो है प्रमुख रूप से इस जिले में प्रवाहित होती है और इन तीनों का त्रिवेणी संगम जिसकी डिटेल से हम बात करेंगे कल, लेकिन यहां पर हम बात कर लेते हैं त्रिवेणी संगम जो है वो कहां पर है? बेणेश्वर धाम में है। बेणेश्वर धाम, जहां पर भगवान शिव का खंडित शिवलिंग है, खंडित प्रतिमा है। संत मावजी ने उस प्रतिमा को स्थापित करवाया था। तो बेणेश्वर धाम जो है डूंगरपुर में है। यहाँ पर ये तीनों नदियां आकर के मिल जाती है और त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। प्रसिद्ध राजस्थान में ये त्रिवेणी संगम माना जाता है। इसके अलावा हम झील जलाशय की बात करें, प्रमुख रूप से जो झील आती है उसका नाम है घेब सागर। इसके अलावा बहुत सारी बावड़ियां वगैरह है, तो उसकी भी हम बात करेंगे। परिवहन की यदि हम बात करें तो परिवहन में यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 2 परिवहन के मैप आपके पास हैं। ये मैप पुराना मैप है जो पहले परिवहन इसके आधार पर था। इसमें हम इस राष्ट्रीय राजमार्ग को देखते हैं जो कि जयपुर से कहाँ आ रहा है? उदयपुर आ रहा है। और उसके बाद में यह डूंगरपुर होते हुए कहाँ जा रहा है? मुंबई को जा रहा है। तो ये कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH8 राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो यदि हम पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग के हिसाब से बात करें तो NH8। यदि हम नए राष्ट्रीय राजमार्ग की यदि हम बात करें तो NH48 की हमने बात की थी। ये देखो यहाँ से नसीराबाद से होता हुआ भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से वापस चित्तौड़ होते हुए उदयपुर, उदयपुर से वापस ये इसमें मिल जाता है। मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ कि इधर से जो अजमेर से राष्ट्रीय राजमार्ग वाया भीम राजसमंद होके आ रहा है वो NH8 जो है उसका भी नाम क्या है? NH58। जबकि ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उदयपुर से मुंबई को जा रहा है, डूंगरपुर से होकर के गुजर रहा है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH48। तो आपको दोनों चीज याद रखना है। पहले NH8 था, इसका आधा कितना होता है? 4 होता है। वो काम प्लस कर दोगे आप, आगे इसके लिख दोगे तो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से हो जाएंगे? ये वाले हो जाएंगे। तो यहां पर हम राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो पूर्व में पहले तो हम राष्ट्रीय राजमार्ग पुराना ही लिखेंगे NH8। अब नए की बात करते हैं तो नया कौन सा हो गया? NH48। और ये कहां से कहां तक है? तो यहां पर हम लिख सकते हैं उदयपुर से मुंबई वाला NH या राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कि हम बात करें जैसे दिल्ली से जो मुंबई कॉरिडोर जुड़ा हुआ है वो हमारे राजस्थान में जो गुजरता है, जैसे जयपुर हमारी राजधानी को जोड़ता है, उसके बाद में अजमेर के बाद में वाया भीम राजसमंद होते हुए उदयपुर जो आता है वही राष्ट्रीय राजमार्ग उदयपुर के बाद में डूंगरपुर से होकर जब गुजरता है तो उसी राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नाम क्या है? NH48। पूर्व में नाम क्या है? NH8। एग्जाम में दोनों प्रश्न आपको आ सकते हैं। सीधा प्रश्न पूछा जाए डूंगरपुर से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, उसमें आपको NH8 ऑप्शन हो। यदि उसमें NH48 ऑप्शन हो तो अब नए क्रमांक जो है
वो आपको ध्यान में रखने हैं। लेकिन यदि पूछ लिया जाए कि उसके अंदर 48 ऑप्शन में नहीं हो, नए क्रमांक पूछ लिया जाए कि नए क्रमांक के अनुसार डूंगरपुर में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, तो वहां पर आपको 48 राष्ट्रीय राजमार्ग ध्यान रखना है। प्रिंसी गुज्जर कह रहे हैं नमस्ते, तो बिल्कुल आपको नमस्ते। सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग है। उस समय जब हम पुराने राष्ट्रीय राजमार्गों में इसको पढ़ते थे तब ये सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग था। अभी हम यहाँ पर बात करते हैं ये राष्ट्रीय राजमार्ग टुकड़ों में बंट चुका है, इस वजह से अभी व्यस्तता की दृष्टि से क्रमांक चेंज हो चुका है। तो यहां पर बात करते हैं परिवहन की, हमने बात की। मिट्टी की हम यहां पर बात करते हैं, कौन कौन सी मिट्टियां जिले में पाई जाती है। तो पहली मिट्टी है लाल लोमी मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी। दूसरी आती है लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। और कहीं कहीं दक्षिणी डूंगरपुर की यदि हम बात करें तो वहां पर कच्छारी मिट्टी भी पाई जाती है, कच्छारी मिट्टी। और कच्छारी मिट्टी कहां पर पाई जाएगी? कच्छारी मिट्टी वहां पर पाई जाती है जहां पर पानी होता है। तो यहां पर पानी कहां पर है? डूंगरपुर का दक्षिणी हिस्सा जहां पर बेणेश्वर धाम है, जहां पर 3 नदियों का संगम होता है, वहां पर यह मिट्टी देखने को मिलती है। और यहां पर यदि हम इस लाल लोमी मिट्टी की बात करें तो मक्का उत्पादन के लिए ये क्या है? बेस्ट मानी जाती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं मक्का उत्पादन, मक्का उत्पादन के लिए प्रमुख, मक्का उत्पादन के लिए ये उपयुक्त मानी जाती है। वैसे काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, लेकिन लाल लोमी मिट्टी भी मक्का उत्पादन के लिए प्रमुख मानी जाती है। जब हम बांसवाड़ा की बात करेंगे तो वहां पर एक अनुसंधान केंद्र है जिसका नाम है बांसवाड़ा अनुसंधान केंद्र। उसने मक्का की 2 स्पेशल किस्में विकसित की है, माही कंचन और माही धवल, जिनसे 12 महीने आप क्या कर सकते हैं? 12 महीने उनसे आप मक्के की फसल प्राप्त कर सकते हैं। जलवायु की बात करें तो यहाँ पर आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और दक्षिणी यदि हम डूंगरपुर की बात करें तो अति आर्द्र जलवायु भी पाई जाती है। अति आर्द्र जलवायु दक्षिणी डूंगरपुर में, बाकी अधिकांश हिस्से में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। हम जानते हैं दक्षिणी हिस्सा है राजस्थान का, इस वजह से यहाँ पर वर्षा जो है ज्यादा ही होती है, कम हम नहीं कह सकते। वनस्पति की यदि हम बात करें, वनस्पति के हिसाब से ये संपन्न जिला माना जाता है, संपन्न जिला। अब यहां पर कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो यहां पर हम बात कर सकते हैं दक्षिणी राजस्थान का हिस्सा होने के कारण सागवान यहां पर पाया जाता है, खेर यहां पर पाया जाता है, बबूल यहां पर पाया जाता है, इसके अलावा आंवला यहां पर पाया जाता है, आंवला। इसके अलावा आम यहां पर पाया जाता है, और यहां पर तेंदू पत्ता, तेंदू पत्ता जिससे कि बीड़ी बनाई जाती है। राजस्थान पुलिस 2014 में प्रश्न आया हुआ है, तेंदू पत्ता किस उपयोग में आता है? तो बीड़ी बनाने के लिए या बीड़ी उद्योग में इस पत्ते का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं मैप के अकॉर्डिंग, हम बात करें डूंगरपुर जिले के मैप से सीधा सीधा क्या प्रश्न हमारे बन सकता है? तो यहां पर एक स्थान पड़ता है सिमलवाड़ा में, और उस स्थान का नाम क्या है? मांडो की पाल, मांडो की पाल। और ये जगह जो है स्पेशली एग्जाम में कई बार प्रश्न आ जाता है इससे। ये क्यों फेमस है? तो ये फेमस है फ्लोरस्पार, फ्लोरस्पार नामक एक खनिज होता है। फ्लोरस्पार खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र, प्रसिद्ध क्षेत्र। और फ्लोरस्पार को ही फ्लोराइड भी कहा जाता है कहीं कहीं, तो यहां पर हम बात कर सकते हैं फ्लोराइड, कहीं कहीं इसे फ्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं सागवाड़ा, और सागवाड़ा में यहां पर हम बात करते हैं सिमलवाड़ा तहसील में दक्षिणी हिस्से में जगह पड़ती है गलियाकोट, गलियाकोट, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का यहाँ पर क्या है? प्रमुख केंद्र माना जाता है। और ये स्पेशली गलियाकोट किसके लिए प्रसिद्ध है? रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध। और यहां पर यदि हम सागवाड़ा की बात करें तो यहां पर एक स्थल पड़ता है जिसका नाम है वरब दुनिया। और ये वरब दुनिया किसके लिए जाना जाता है? संपूर्ण देश में यदि हम आदिवासी क्षेत्र की बात करें तो प्रथम महिला मिनी बैंक जो है वो यहाँ पर स्थापित है। तो बात करते हैं कि आदिवासी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में स्थापित
स्थापित भारत का प्रथम महिला मिनी बैंक जो है वो यहाँ पर स्थापित है। इसके अलावा यदि हम आसपुर की बात करें तो आसपुर तहसील में बीजवा माता का मेला बढ़ता है। बीजवा माता का मेला कब बढ़ता है, क्या है मेले एवं त्योहार के पूरे टॉपिक में हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम ओवरऑल व्यू ले रहे हैं कि यहाँ से क्या क्या प्रश्न हमारे बन सकता है। बाकी यहाँ पर गलियाकोट नामक जो स्थान है जहाँ पर रमकड़ा उद्योग है, यहाँ पर दाऊदी बोरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र माना जाता है, और भी हम यहाँ पर इससे संबंधित बात करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में जो ना कि इतिहास में शामिल है ना ही वो अन्य तथ्यों में शामिल है, तो उनको हम इस परिचय के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। भोगीलाल जी पांड्या की यदि हम बात करें तो भोगीलाल जी पांड्या जो है डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक हैं। डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक। तो आपको कमेंट करना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसके अलावा भोगीलाल जी पांड्या को वागड़ का गांधी कहा जाता है। इनको वागड़ का गांधी कहा जाता है। वागड़ का गांधी कहा जाता है। और इनकी पत्नी का नाम था मणिबाई पांड्या या मणि बहन पांड्या। मणि बहन पांड्या। और इनको किस नाम से जाना जाता है, इन्हें वागड़ की मां कहा जाता है। वागड़ की मां इनको कहा जाता है। इसके अलावा यदि भोगीलाल जी पांड्या से संबंधित हम बात करें तो इन्होंने वागड़ सेवा संघ व वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की। वागड़ सेवा मंदिर की इन्होंने स्थापना की थी, अर्थात इन्होंने आदिवासियों के लिए उनमें जन जागृति लाने का कार्य किया था। इन्हें वागड़ का गांधी कहा जाता है। गांधीवादी विचारधारा से ये प्रभावित है और बाद में 1975 के अंदर इनको पद्म विभूषण भी दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं हम गोविंद गिरी जी के संदर्भ में। एग्जाम में इनसे संबंधित बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा जाता है। इससे संबंधित हमने जानकारी सिरोही जिला दर्शन के संदर्भ में भी ली थी। यहाँ पर भी हम बात करते हैं। जन्म की हम बात करते हैं, इनका जन्म कब हुआ था। डूंगरपुर प्रजामंडल के लिए क्या कमेंट आ रहा है साथियों के, बिल्कुल सही है, 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर, 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। बस आपको इससे संबंधित 2-3 बात याद रखनी है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी, तो भोगीलाल जी पांड्या इसके संस्थापक हैं और इनको वागड़ का गांधी कहा जाता है। गोविंद जी गिरी की यदि हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1858 ईस्वी में, और ये जन्म कहां पर हुआ था, बांसिया ग्राम के अंदर हुआ था। बांसिया ग्राम, और ये बांसिया ग्राम कहां पड़ता है, ये डूंगरपुर के अंदर पड़ता है। अब इनसे संबंधित क्या फैक्ट है कि एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, 1883 में इन्होंने संप सभा की स्थापना की। संप सभा की इन्होंने स्थापना की थी। इसके अलावा यदि हम बात करें, इन्होंने आदिवासियों में जन जागृति के लिए भगत आंदोलन चलाया था। भगत आंदोलन चलाया, और क्यों चलाया तो हम बात करते हैं आदिवासियों में जन जागृति के लिए। आदिवासियों में जन जागृति के लिए जो है इन्होंने ये आंदोलन चलाया था। अब इस आंदोलन का प्रभाव क्या रहा ये हम देखने को मिलता है। मानगढ़ पहाड़ी धाम की जो घटना है, साथ ही सभी कमेंट करेंगे कब ये घटना हुई थी। तो यहां पर बात करते हैं मानगढ़ पहाड़ी घटना। तो पहली बात तो मानगढ़ की पहाड़ी कहां पर है, बांसवाड़ा के अंदर ये पड़ती है, तो बांसवाड़ा जिले में, और हम इसकी जानकारी लेंगे। ये घटना कब हुई थी मैं आपको बताता हूं। इस घटना में
क्या घटना घटी थी। गोविंद गिरी जी का उद्देश्य था आदिवासी, जो भोले आदिवासी हैं, जो कि एक मुख्य विचारधारा से कटे हुए हैं, उनमें जन जागृति लाने का इन्होंने काम किया था। इनका जन्म बांसिया ग्राम में हुआ था। इनका अधिकांश समय जो है वो डूंगरपुर में बीता। बाद में यहाँ से ये सिरोही में चले गए थे। वहां पर इन्होंने 1883 में संप सभा की इन्होंने स्थापना की। संप सभा के माध्यम से जगह जगह उसकी मीटिंग होती, उसकी सभा होती और उसके माध्यम से आदिवासियों को जागृत किया जा रहा था। उसी की एक सभा हो रही थी, उसी की एक बैठक हो रही थी। कहां पर? मानगढ़ की पहाड़ी पर। और यहां पर स्थानीय अंग्रेज जो थे उन्होंने शासकों का सहयोग लिया और एमबीसी की जो मैन सैनिक बटालियन थी उनका सहयोग लेकर के उस पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया जाता है। बिल्कुल 1913 का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। 1913 में ये घटना हुई थी। 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था, जबकि 1913 में ये घटना हुई थी। 1913 में जब यहाँ पर सभा हो रही थी तब चारों ओर से कहते हैं कि रियासती सेना और अंग्रेजी सेना ने इस पहाड़ी को घेर लिया। अंधाधुंध यहाँ पर गोलियां चलाई गई। बेचारे बहुत सारे यहाँ पर आदिवासी भील मारे गए और उसमें सरकारी आंकड़े के अनुसार कहते हैं कि 1500 भील मारे गए, लेकिन उससे भी कई ज्यादा लोग जो थे, उसमें महिलाएं भी शामिल थी, वो यहाँ पर इस घटनास्थल में शहीद हो जाते हैं। और बाद में ऐसा कहते हैं गोविंद गिरी जी जो है इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है, ये वहां से भूमिगत हो जाते हैं। बाद में सिरोही की तरफ ये अपना काफी समय बिताते हैं। बाद में सिरोही में भी पता चल जाता है। बाद में ये गुजरात की तरफ चले जाते हैं। इनका अंतिम जीवन का जो समय है वो गुजरात में ही बीतता है। अब इनसे संबंधित सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है, इनका जन्म कहां पर हुआ है, संप सभा की स्थापना कहां हुई थी, किसने की थी, कब की थी और इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गौरीबाई के संदर्भ में। गौरीबाई से संबंधित एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है। तो पहले हम बात करते हैं इनका मंदिर कहां पर है। मंदिर डूंगरपुर में है। डूंगरपुर में इनका मंदिर है। मंदिर किसने बनवाया था? तो मंदिर के निर्माण की हम बात करते हैं। मंदिर का निर्माण करवाया था महारावल शिवनाथ सिंह जी ने। महारावल शिवनाथ सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और यदि हम बात करें गौरीबाई तो स्पेशली इंपॉर्टेंट इसलिए है, इन्हें वागड़ की मीरा कहा जाता है। वागड़ की मीरा कहा जाता है। मीरा क्यों कहते हैं इनको वागड़ की? इस वजह से कि इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है उस रूप में की, जिस रूप में भक्त शिरोमणि मीराबाई ने ये भक्ति की थी। इस वजह से इनको वागड़ की मीरा कहा जाता है। अब यहाँ पर इनसे संबंधित एक फैक्ट और आ जाता है जिसको लेकर के क्या है, हमारे एग्जाम में क्या कंफ्यूजन बना रहता है, और वो क्या नाम है? वो है गौरी देवी। देखो गौरीबाई और गौरी देवी में क्या अंतर है? यदि आप इनको याद रख लेते हो वागड़ की मीरा, तो मीराबाई से याद रख लो आप गौरीबाई। और यहाँ पर गौरी देवी की यदि हम बात करें तो ये क्या है? मांड गायिका है। ये मांड गायिका है। गौरी देवी मांड गायिका है, जबकि गौरीबाई जो है वो एक संत है, एक भगवान श्री कृष्ण की भक्त है। इनका मंदिर डूंगरपुर में है। इन्हें वागड़ की मीरा कहते हैं। मंदिर शिवनाथ सिंह जी ने बनवाया था। तो यहाँ पर आप मीराबाई से आप क्या याद रखेंगे? यहाँ पर गौरीबाई याद रखेंगे। जबकि गौरी देवी जो है उनका संबंध किससे है? मांड गायकी से उनका संबंध है। तो क्लियर है यहाँ पर सभी साथियों को? हाँ जी, कालीबाई की भी बात हम करेंगे। रास्तापाल की घटना के लिए सभी साथी कमेंट कर रहे हैं, बताइए ये घटना कब हुई थी? घटना कब हुई थी? कमेंट कीजिए। इस घटना में कौन कौन शामिल थे? तो एक तो थे नाना भाई खाट व सेंगा भाई, और यहां पर एक आ जाएगा नाम काली बाई। तो यहां पर रास्तापाल की जो घटना है कब होती है, साथी सभी कमेंट करेंगे। हाँ जी, एक आंसर आ रहा है प्रदीप जी का 1730 की जो घटना है वो खेजड़ली वाली घटना है, जिसमें अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 महिला पुरुषों ने वृक्षों की रक्षा हेतु अपना आत्म बलिदान दिया था। बिल्कुल जून 1947 आंसर आया मुकेश जी तेली का, बहुत बढ़िया।
हाँ जी, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जून 1947 की ये घटना है। अब ये घटना क्या है, उधर से तो देश को आज़ादी मिलने की बात हो रही है, देश को आज़ाद करने की बात हो रही है। इधर रियासती सेनाओं के द्वारा क्या किया जा रहा है, वहां पर स्थानीय स्तर पर जो भी स्कूल चल रहे हैं उन स्कूलों को क्या करवाया जा रहा है, बंद करवाया जा रहा है। अभी भी देखो कमेंट आ रहा है 1930, तो यहां पर 1930 आंसर नहीं है, 1730 भी आंसर नहीं है, यहां पर 1947 की यह घटना थी। और घटना में क्या हुआ था, बिल्कुल आप ध्यान से सुने। घटना में यह हुआ था कि रियासती सेना के द्वारा, उधर तो देश में आज़ादी की लहर हो रही है कि भाई हमें जल्द ही आज़ादी मिलने वाली है अंग्रेजों से। हमारे यहाँ के जो भावी प्रधानमंत्री हैं वो इंग्लैंड गए हुए हैं, वहाँ से अंग्रेजों से वो प्रशस्ति पत्र लेकर आ रहे हैं जिसमें वो लिखेंगे कि भाई हम भारत को मुक्त करते हैं, अब भारत हमारा उपनिवेश नहीं रहा है। और इधर महारावल, जो कि उनको पता है कि भाई अपना साम्राज्य अपने हाथ से जाने वाला है, क्योंकि जब लोकतंत्र की बात होगी, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जब शासक बनेंगे तो जो वंशानुगत शासकों की परंपरा जो थी वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर दमनकारी नीति के तहत क्या है, यहाँ के शासकों ने जनता को पढ़ाने के लिए, मतलब जनता जो पढ़ाने के लिए पहले से स्कूल चल रहे थे उनको बंद करना शुरू किया कि यदि जनता जागरूक हो गई, हमारे खिलाफ विद्रोह करेगी तो फिर हमारा राजपाट चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए, चूंकि अंग्रेज जो है इतने समय से शासकों के साथ हैं, शासकों ने समय समय पर मुसीबत में अंग्रेजों का साथ दिया है, तो यहाँ पर जब भी शासकों को जरूरत पड़ेगी वो अंग्रेजों के माध्यम से। तो यहाँ पर हम बात करते हैं रास्तापाल में क्या घटना घटी। यहाँ पर अंग्रेजी सेना ने रियासती सेना के साथ मिलकर के यहाँ पर वो आए और आकर के उन्होंने कहा भाई ये स्कूल जो है ये क्या करो, बंद करो। यहाँ पर एक स्कूल चलता था रास्तापाल में, और इस स्कूल में मार साहब कौन थे, टीचर कौन थे, तो वो थे मार साहब अपने नाना भाई जी खाट और सेंगा भाई जी खाट। अब ये दोनों वहां पर थे, काली बाई वहां पर उपस्थित नहीं थी। काली बाई यहाँ पर शिष्या थी इनकी, नाना भाई खाट और सेंगा भाई की। जब यहाँ पर रियासती सैनिक या पुलिस कह सकते हैं, उन्होंने कहा भाई ये स्कूल बंद करो, नाना भाई और सेंगा भाई ने कहा भाई देश आज़ादी की बात हो रही है, स्कूल में क्या दिक्कत हो रही है, स्कूल जब चलेंगे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, बच्चे भारत का भविष्य है, आने वाले समय में देश का निर्माण करेंगे। तो उस समय जो रियासती सेना थी उनका फालतू की बातें मत करो, हमारे आदेश है आप इस स्कूल को बंद करो। जब नाना भाई घाट ने कहा भाई हम ये स्कूल बंद नहीं कर सकते, तो ऐसा कहा जाता है कि इनमें से एक व्यक्ति को तो गोली मार दी जाती है, दूसरे को जो पुलिस की ट्रक थी उसके पीछे बांध करके घसीट कर ले जाने लगे। तभी कालीबाई जो है वो खेत से एक प्रकार से कह सकते हैं घास का जो भारा होता है, पूड़ा होता है, वो अपने सिर पर लेकर के आ रही थी। हाथ में थी हंसिया या दांतली, हम इसको कह सकते हैं, हाथ में हंसिया थी। और जब इन्होंने ये दृश्य देखा कि भाई उनके गुरु को जो है पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, ट्रक के पीछे बांध करके घसीट रहे हैं, तभी कालीबाई का खून खोल उठता है। सिर पर जो उन्होंने रखा हुआ होता है उसको वहां पर नीचे गिराती है और लपक के दौड़ती है उस गाड़ी की तरफ, और जाते ही क्या करती है, हाथ में हंसिया होती है उसे वो रस्सी काट देती है। तभी रियासती सेना के वो जो सैनिक होते हैं उस गाड़ी में बैठे होते हैं, वो आग बबूले हो जाते हैं, कालीबाई के ऊपर गोलीबारी कर देते हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षा के खातिर, अपने गुरु को बचाने के खातिर कालीबाई जो है वो यहाँ पर शहीद हो जाती है और एक प्रकार से अमर शहीद कहलाती है। तो कालीबाई वाली जो ये घटना थी वो मैंने आपको बताया। कालीबाई से संबंधित अभी एक शिक्षा से संबंधित सर्वोच्च पुरस्कार भी दिया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कालीबाई, इनके नाम से साक्षरता में सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है। तो ये घटना थी रास्तापाल की, लगभग सभी साथियों को याद होगा। 5वीं या 6ठी क्लास में इसका एक चैप्टर भी है, रास्तापाल की घटना, बहुत ज्यादा डिटेल में वहां पर वर्णन दे रखा है, क्या क्या घटना उस समय होती है। ये सारी जानकारी मैंने एग्जाम पॉइंट व्यू की दृष्टि से आपको बताई। अब यहाँ पर कालीबाई की हम बात करें, इनका स्मारक जो है कालीबाई का वो कहां पर बना हुआ है, स्मारक कह दो या पेनोरमा कह दो, पेनोरमा या स्मारक, तो ये कहां पर बना हुआ है, तो इसकी हम बात करते हैं। पेनोरमा या स्मारक जो है वो गेब सागर झील के निकट जो है वो बना हुआ है। तो इनका स्मारक पेनोरमा, जो कि हमें
काली बाई की याद दिलाता है, उस समय की घटना की हमें याद दिलाता है कि उस समय वास्तव में क्या घटना घटी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वालरा या झूमिंग कृषि क्या होती है। इसी को हम कह सकते हैं, एक तीसरा इसी का नाम क्या है, स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि। तो यहां पर यदि हम स्थानांतरित कृषि, झूमिंग कृषि या इसे वालरा कृषि, वालर की यदि हम बात करें तो वालर क्या है, एक प्रकार का नृत्य है। वालर क्या है, एक प्रकार का नृत्य है। बताओ कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के ये नृत्य किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य। भाई ऐसा भी कभी हो सकता है कि आप म्यूजिक बजे ही नहीं और डांस चालू हो जाए, तो बताइए कौन सी जनजाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। बिल्कुल भीलों के द्वारा किया जाता है। भीलों के द्वारा इस प्रकार का कोई नृत्य नहीं किया जाता है। बिल्कुल गरासिया एक आंसर आया है। उप सरपंच फूल देवी का आंसर आया है। गरासिया जो है वो एक आंसर आया। बिल्कुल वालर गरासियाओं का नृत्य है या सहरियाओं का नृत्य है या डामोर का नृत्य है या कथोड़ी जनजाति का नृत्य है, भीलों का नृत्य है, मीणाओं का नृत्य है, कंजरों का नृत्य है, गुजरों का नृत्य है। कमेंट कीजिए, देखें आप सभी साथी। हाँ जी, एक कमेंट और आ गया है, गरासिया जनजाति का ये नृत्य है। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कौन सा नृत्य, वालर नृत्य, और कौन सी जनजाति, गरासिया जनजाति। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं वालर और झूमिंग कृषि के बारे में। भाई हम आदिकाल की बात करें, हम बहुत पहले की बात करें, सर्वप्रथम में मनुष्य जो था वो घुमंतु प्राणी था। जहाँ कहीं उनको खाना मिल जाता था वहीं खाया और वहीं रेस्ट कर लेते थे। धीरे धीरे मनुष्य में जागृति पैदा हुई, क्योंकि वो कहीं पर भी खाना खा करके लेट जाते थे। जंगली जीव जो है उनको आकर के अपना शिकार बना लेते थे। धीरे धीरे मनुष्यों ने गुफा में रहना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने अपने आवास ढूंढना शुरू किया और बाद में जब मनुष्य ने अपना स्थायी निवास जब बना लिया, स्थायी निवास बनाने के बाद में उन्होंने खेती करना प्रारंभ किया। तो वहां पर जब खेती करने की हम बात करें, प्राचीन काल में पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हुआ करते थे, बारिश बहुत ज्यादा होती थी। अब खेती करने के लिए कोई प्लेन जगह चाहिए, तो वो क्या करते थे आदिवासी, उस समय के लोग, उस समय जितनी उनको जगह की जरूरत होती थी उतने पेड़ों को वो काट लेते थे, वहां पर वो आग लगा देते थे। और वहां पर जब वो पेड़ पौधे वनस्पति जल करके राख हो जाती, तब उसी की राख में वो क्या करते थे, खेती करते थे। तो वो राख जो है अपने आप में एक खाद का काम करती थी। जैसे उन्होंने 5-6 साल वहां पर खेती की और 5-6 साल खेती करने के बाद में चूंकि वो मिट्टी थोड़ी उपजाऊ कम हो जाती थी, पैदावार में कमी आ जाती थी, बाद में वही लोग दूसरी जगह जाकर बस जाते थे और वहां पर भी इसी प्रकार की प्रक्रिया को अपनाते थे। लेकिन वर्तमान में यदि हम बात करें तो वर्तमान में घटती पेड़ों की संख्या, घटते वन क्षेत्र की संख्या को लेकर सरकार चिंतित है और उन्होंने एक कार्यक्रम चलाया है जिसका नाम क्या है, रूख भायला कार्यक्रम। तो यहां पर हम बात करते हैं रूख भायला कार्यक्रम क्या है, 1986 में प्रारंभ। इन दोनों का क्या है, कनेक्शन है, इसलिए ये पहले बता रहा हूं मैं आपको। 1986 में एक रूख भायला कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, रूख भायला का अर्थ क्या होता है, अर्थ, और अर्थ होता है इसका वृक्ष मित्र। वृक्ष मित्र, ये कार्यक्रम क्यों स्टार्ट किया गया, तो यहां पर हम बात करते हैं वृक्षों को बचाने के लिए, वृक्षों की रक्षा कह दो, सुरक्षा कह दो, या बचाने के लिए, बचाने के लिए। तो वहां पर यदि हम बात करें खेजड़ली वाली घटना में, उस घटना में तो क्या हो रहा था, रियासती सैनिक पेड़ों को काट रहे थे। जहां पर अमृता देवी बिश्नोई ने मना किया कि पेड़ मत काटो, अब यहां पर सरकार मना कर रही है आदिवासियों को ये कहते हुए कि भाई पेड़ मत काटो, पहले ही वनस्पति कम है, पेड़ कटते जा रहे हैं, वनों की संख्या घटती जा रही है, पर्यावरण संकट उत्पन्न हो रहा है। इस वजह से इन्हीं आदिवासियों को जागरूक किया जा रहा है रूख भायला कार्यक्रम के तहत। आप पेड़ मत काटो और आप पेड़ों के क्या बन जाओ, मित्र बन जाओ। वैसे आदिवासी प्रकृति के मित्र हैं तो उनको वृक्ष मित्र का दर्जा दिया गया है रूख भायला कार्यक्रम के तहत। 1986 में यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था और यह कार्यक्रम प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था, स्थानांतरण या झूमिंग कृषि पर क्या लगाना, रोक लगाना।
उद्देश्य, तो यहाँ पर हम बात करते हैं उद्देश्य। एक उद्देश्य तो हो गया वृक्षों की रक्षा करना, सुरक्षा करना, और दूसरा उद्देश्य क्या था? स्थानांतरित कृषि को हतोत्साहित करना। स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध लगाना या इसे हतोत्साहित करना रोक बाइला कार्यक्रम का उद्देश्य था। वालरा कृषि, अभी हम वापस उसी पॉइंट पर आ जाते हैं। वही बात, वालरा कृषि का मतलब क्या है? एक जगह जब वनस्पति जो है उसको जला करके कृषि कर ली जाती है, जब वो वनस्पति मतलब जमीन जो है अनुपजाऊ हो जाती है, बाद में वही लोग दूसरी जगह जाकर के वनस्पति को जलाते हैं। उस समय में चूंकि बारिश बहुत ज्यादा होती थी, उस समय वनस्पति का अभाव नहीं था। वर्तमान में औद्योगिकरण के कारण वैसे ही बहुत सारे पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं खनन को लेकर के ये विवाद रहता है। इसलिए सरकार ये चाहती है कि जो क्षेत्र आदिवासियों के हैं, जहां पर वनस्पति बहुत बड़ी मात्रा में है, चूंकि आदिवासी भी यदि काटना शुरू कर देंगे तो वनों का क्षेत्र कहीं ना कहीं घट जाएगा। तो आदिवासियों को वहीं रखा जा रहा है, भाई आप यहीं रहिए और इन पेड़ों की क्या कीजिए, सुरक्षा कीजिए। और इसी सुरक्षा को लेकर यह कार्यक्रम चलाया गया। रूंक बाइला वालरा कृषि या जूमिंग कृषि की हम बात करते हैं तो ये आदिवासी क्षेत्रों में प्रचलित है। आदिवासी क्षेत्रों में प्रचलित, आदिवासी क्षेत्रों में ये कृषि प्रचलित है और इसे क्या कहा जाता है? स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। तो ये इसे वालरा कृषि भी कहते हैं, जूमिंग कृषि भी कहते हैं, इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। और किस क्षेत्र में ये प्रचलित है? आदिवासी क्षेत्रों में। अब वर्तमान में यदि हम बात करें तो इस पर क्या है? प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो हम बात करते हैं वर्तमान में इस प्रकार की कृषि पर प्रतिबंध है। तो यहां पर सरकार ने क्या किया? आदिवासियों की सुविधा के लिए कार्यक्रम भी चला दिया और सरकार का काम भी हो गया, जनता का काम भी हो गया, हमारा काम भी हो गया। चूंकि पेड़ पौधों की घटती जो संख्या है, वर्तमान में हम कोरोना काल में बात करें, ऑक्सीजन का जो एक धर्म संकट आ गया था, वो एक प्रकार से अगर ये प्रारंभ से अब तक चलता आ रहा होता तो अभी वर्तमान में और भी ज्यादा संकट हो जाता। नेक्स्ट हम बात करते हैं नगेंद्र सिंह जी के बारे में। नगेंद्र सिंह जी जो है डूंगरपुर जिले के निवासी हैं और हमारे भारत के लिए गौरव का प्रतीक हैं। तो बात करते हैं डूंगरपुर राज परिवार से संबंधित, राज परिवार से इनका संबंध है, महारावल है। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि नगेंद्र सिंह जी बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं। इनकी बात करें, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया तथा ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है हेग में, उसके भी सदस्य रह चुके हैं। तो हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं। अब यहाँ पर आप सभी साथियों को कमेंट करना है, जोधपुर के वो व्यक्तित्व कौन है जिन्होंने भी भारत का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किया है। दो नाम आते हैं, एक नगेंद्र सिंह जी का और दूसरा जोधपुर के वो व्यक्तित्व कौन है। तो यहाँ पर आप सभी साथी कमेंट करेंगे कि भाई जोधपुर निवासी कौन है। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, जोधपुर निवासी। हाँ जी, आप सभी साथी कमेंट करेंगे जोधपुर निवासी वे व्यक्तित्व कौन है जिनका भी संबंध अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से है। राजस्थान के दो व्यक्तित्व ने राजस्थान का नाम क्या है, गर्व से ऊंचा किया है।
यस, राकेश जी गुजर का आंसर आ रहा है। दलबीर भंडारी जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जोधपुर निवासी दलबीर भंडारी जी, दलबीर भंडारी जी जो हैं, इन्होंने भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी ये व्यक्तित्व रह चुके हैं। अब यहाँ पर हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। जिले से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं, तो यहाँ पर हम बात करते हैं पुनावड़ा व सत्याग्रह, पुनावड़ा व कटारा सत्याग्रह आंदोलन का संबंध जिले से है। इसके अलावा हम बात करते हैं सर्वाधिक जनघनत्व व पशु घनत्व वाला जिला, तो यहाँ पर सर्वाधिक जनघनत्व है, जनघनत्व नहीं, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात कह सकते हैं एक प्रकार से, लिंगानुपात क्या है यहाँ पर 994 है, जबकि पशु घनत्व की यहाँ पर हम बात करें 309। ये कारण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या एक अच्छे अनुपात में निवास करती है, जबकि क्षेत्रफल जिले का क्या है, बहुत ही कम है। आजादी के समय यदि हम इस जिले की हम बात करते हैं तो आजादी के समय राज्य का सबसे छोटा ये जिला हुआ करता था। इसका विलय कब हुआ था राजस्थान में, तो विलय तो बाबू जाडू कीको प्रसाटो के अंदर डूंगरपुर भी शामिल था, और डेट क्या थी 25 मार्च 1948। इसके अलावा हम बात करते हैं जिले के संबंध में सोम कमला आंबा जो परियोजना है उसका संबंध भी जिले से है। सोम कमला आंबा परियोजना, सोम कमला अंबा जो परियोजना है वो भी क्या है, जिले में संचालित है। तो हमने पुनावड़ा कटारा सत्याग्रह की बात की। सर्वाधिक यहाँ पर क्या है, लिंगानुपात है, जो कि क्या है 994 है। इससे पहले 2000 यदि हम 1 का लिंगानुपात देखें तो 1000 प्लस था, लेकिन अभी राजस्थान में 1000 प्लस कहीं पर लिंगानुपात नहीं है। बिल्कुल क्लियर, हाँ जी 994 है। धौलपुर तो जिला जो है सबसे छोटा जिला है, लेकिन उस समय हम आजादी की बात कर रहे हैं, उस समय डूंगरपुर सबसे छोटा जिला हुआ करता था, जिसका क्षेत्रफल बहुत कम था। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रतापगढ़ का भी गठन हुआ। और वर्तमान की यदि हम बात करें तो वर्तमान में सबसे छोटा कौन है, वर्तमान में छोटा, तो वर्तमान में छोटा कौन है, धौलपुर वर्तमान में छोटा है, जिसका क्षेत्रफल 3034 या 33 वर्ग किमी आता है। तो यहाँ पर क्लियर है आप सभी साथियों को। इसके अलावा हम बात करें भीखाभाई सागवाड़ा नहर जो है, भीखाभाई सागवाड़ा नहर भी क्या है, यहाँ पर जिले से संबंधित है, भीखाभाई सागवाड़ा नहर। इसके अलावा हम बात करते हैं डामोर जनजाति का निवास भी जिले को कहा जाता है। इसके अलावा हम इतिहास में बात करेंगे कि यहाँ के शासक महारावल उदय सिंह जी, जो कि
वागड़ के शासक हुआ करते थे। पाती परवन प्रथा के तहत राणा सांगा ने सभी को आमंत्रित किया था कि भाई आप आइए, मुगलों के विरुद्ध हम युद्ध करते हैं। उस युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। बाद में उन्हीं के पुत्र होते हैं पृथ्वी सिंह और जगमाल। जगमाल को बांसवाड़ा की जागीर प्रदान की जाती है, जबकि पृथ्वी सिंह जो है 1527 में स्वतंत्र डूंगरपुर की क्या करते हैं, नींव रखते हैं। उनकी बात हम कल के क्लास में करने वाले हैं। बिल्कुल आर्चरी एकेडमी, तीरंदाजी एकेडमी जो है वो भी यहाँ पर स्थापित है। तो इसी के साथ आज की जो अपनी ये क्लास है समाप्त होती है। सभी साथी जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल हम बात करेंगे जिले के इतिहास की और जिले से संबंधित महत्वपूर्ण पर्यटन और दर्शनीय स्थलों की। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।